Assalamu alaikum dear aspirants, I am Sultan Ali, lecturer botany in higher education department. Aspirants, आज का हमारा लेक्चर होगा एंजियोस्पर्म्स के टॉपिक पर। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप इसे कह सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे एंजियोस्पर्म्स का इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ साइकिल और अफिनिटीज। एक ओवरव्यू होगा कंप्लीटली एंजियोस्पर्म्स का। और अगर हम ज्यादा डिटेल की बात करें तो बहुत सारे हमारे एंजियोस्पर्म्स के लेक्चर्स इसके बाद होंगे जो डेफिनेटली प्लांट सिस्टमैटिक्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज पर होंगे। वो पूरा एक डिसिप्लिन बन जाता है। आज के इस लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। लेक्चर को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा एक तो लेक्चरर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, फिर एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप एंजियोस्पर्म्स का टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं एज ए टीचर तब भी इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से जरूर हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं। हमारी इस जमीन पर अगर पौधों की टोटल स्पीशीज 3,60,000 से लेकर 3,90,000 के दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ नंबर्स बताते हैं। तो अगर टोटल स्पीशीज की तादाद 3,60,000 से ज्यादा है तो तकरीबन उनमें से 2,90,000 से ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स की हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। दे आर मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स ऑन प्लेनेट अर्थ। तो आप जितने फल खाते हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, जितनी सब्जियां खाते हैं उनमें से मोस्टली एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने आप अनाज खाते हैं गंदम, चावल, मकई, जौ, जवी, ज्वार, बाजरा, वो एंजियोस्पर्म्स हैं, जितना आपके घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, बेहतरीन फूलदार पौधे, यानी कि दुनिया में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। कोई भी लॉन, कोई भी गार्डन, कोई भी पार्क अच्छी ग्रासेस के बगैर अच्छा नहीं लगता। तो जितनी भी ग्रासेस हैं वो भी सारी की सारी एंजियोस्पर्म्स हैं। यानी कि आप प्लांट्स का वो ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जो पौधों में सबसे नुमायां भी है और सबसे ज्यादा डोमिनेंट भी है, सबसे ज्यादा डाइवर्स भी है, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स आर वेस्कुलर सीड प्लांट्स in which reproductive organs are organized into flowers। यहां पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि वेस्कुलर सीड प्लांट तो जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स में है तो ये एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इनका जो दूसरा खास फीचर है जो इनको डिफाइन करता है वो ये कि इनके ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। यही वजह है कि जब ओव्यूल्स मैच्योर होकर सीड बनते हैं तो ओवरी पककर फ्रूट बन जाती है। तो जिस तरह ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं इसी तरह फ्रूट के अंदर सीड्स आ जाते हैं। फिर इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो इनका डिफाइनिंग फीचर भी है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है और ये आपको बाकी के प्लांट ग्रुप्स में देखने को नहीं मिलेगी। अब फर्टिलाइजेशन दो बार कैसे होती है? इनके अंदर होते हैं दो मेल गमीट जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेल गमीट जाता है और फर्टिलाइज कर देता है एग को, इससे बन जाता है डिप्लॉयड जाइगोट। और जो दूसरा मेल गमीट होता है वो जाता है फर्टिलाइज करता है पोलर न्यूक्लियाई को, और वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं, जो सीड के अंदर फ्रूट पोर्शन यानी कि न्यूट्रिएंट वाला पोर्शन बन जाता है। तो ये होगी हमारे पास एंजियोस्पर्म्स की डेफिनेशन। दे आर वेस्कुलर, दे आर सीड प्लांट्स, दे हैव फ्लावर्स, they have ovules or seeds included in ovary or fruit, they have a process of double fertilization, और इनके पास ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये 5 से 6 फीचर्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो यही वजह है कि एंजियोस्पर्म्स हमारी जमीन पर सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्म्स का हम लिटरल मीनिंग देखते हैं। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एंजियोन और स्पर्मा। एंजियोन का मतलब होता है वेसल, कंटेनर और रिसेप्टिकल, और जो स्पर्मा का मतलब होता है उसका मतलब होता है सीड। एंजियोन असल में क्लोज्ड के लिए हम टर्म यूज करते हैं, जिस तरह जिम्नो नेकेड के लिए यूज करते हैं। तो एंजियोन कोई ऐसी चीज होती है जो इनक्लोज्ड हो। तो वेसल्स, कंटेनर, रिसेप्टिकल्स इनक्लोज्ड होते हैं। तो हम कहते हैं प्लांट्स विद सीड्स इनक्लोज्ड इन अ वेसल। जो सीड होंगे वो किसी वेसल में, किसी फ्रूट के अंदर
इनक्लोज होते हैं। तो इनका जो इनक्लोजिंग वेजिकल होता है वो बेसिकली तो कार्पल होता है। कार्पल जिस तरह आप कहते हो ना स्टेमन, उसी तरह कार्पल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर इसमें 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम देखते हैं इसकी साइंटिफिक पोजीशन। देखिए एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं तो डेफिनेटली किंगडम प्लांटी में आएंगे। सब किंगडम की टर्म भी यूज की जाती है तो वो आप एम्ब्रियोफाइटा लिखेंगे। डिवीजन ट्रैक्योफाइटा, ये जो सब किंगडम की इस्तेलाह है ये इस तरीके से है कि एलजी को लोअर प्लांट्स कहा जाने लगा है। तो अगर एलजी लोअर प्लांट है तो उसको भी किंगडम प्लांटी में प्लेस करके स्टडी कर लिया जाता है। तो उस सूरत में वो तो एम्ब्रियोफाइटा में नहीं आएगी। तो एम्ब्रियोफाइटा का जो कंसेप्ट होता है ये प्लांट्स के साथ, ट्रू प्लांट्स के साथ रिलेट करता है। डिवीजन ट्रैक्योफाइटा है, यानी कि वो डिवीजन जिसमें तमाम वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसमें इसके साथ मौजूद दूसरे प्लांट्स में ट्रिडोफाइट भी आता है, जिम्नोस्पर्म्स भी आता है और एक ये एंजियोस्पर्म है। ब्रायोफाइट ट्रैक्योफाइट में नहीं आते। सीड प्लांट्स हैं तो ये स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप में आ जाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होने की बेस पर हम इन्हें एंजियोस्पर्म्स का नाम देते हैं। पुराने सिस्टम्स में फ्लावरिंग प्लांट्स को प्लेस किया जाता था डिवीजन एंजियोस्पर्मी या मैग्नोलियोफाइटा। तो अगर आप वो वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको डिवीजन ट्रैक्योफाइटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिवीजन एंजियोस्पर्मी या फिर डिवीजन मैग्नेलियोफाइटा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में फिर इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, वो हमारा एक अलग से लेक्चर होगा प्लांट सिस्टमैटिक्स का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंजियोस्पर्म्स का उसके अंदर हम स्टेटस देखेंगे। अब एंजियोस्पर्म्स को हमने डिस्कस करना है एज ए मोनोफाइलेटिक ग्रुप। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से एंजियोस्पर्म्स मोनोफाइलेटिक हैं। अब ये मोनोफाइलेटिक होते कौन से हैं? अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप कंटेन्स अ कॉमन एंसेस्टर्स एंड ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ दैट इंसेस्टर। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एंजियोस्पर्म्स का इंसेस्टर कोई दूसरा है, कुछ का कोई तीसरा है, कुछ का कोई चौथा है, ऐसा नहीं है। कोई एक कॉमन एंसेस्टर था फ्लावरिंग प्लांट वाला और उसमें से सारे एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए हैं। तो हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स आर मोनोफाइलेटिक बिकॉज ऑल लिविंग फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर अ सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सारी स्टडी के बाद ही पता चला ना कि ये इनहेरिट हुए हैं एक ही इंसेस्टर से, यानी कि कार्पल्स ओव्यूल्स को इनक्लोज कर रहे हैं, फ्लावर्स इनके अंदर प्रॉपर बन रहे हैं, जो वेल डेवलप्ड फ्लावर्स हैं। फिर इनके अंदर जो मेल और फीमेल गमीटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड हो गए और सारे का सारा क्रेडिट जो है, जो सारा लाइफ स्पैन है, जो डोमिनेंस है, उस हिस्से में आई है स्पोरोफाइट्स के। डबल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है। एंडोस्पर्म इनके अंदर बनता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड वॉल्स बनी होती हैं। और एक और फीचर जो है वो इनका एडवांस्ड हुआ है। आपने ट्रिडोफाइट से पढ़ना शुरू किया कि पौधों ने जाइलम फ्लोएम डेवलप कर लिए, लेकिन वो जाइलम फ्लोएम की डेवलपमेंट क्या उसके साथ रुक गई? मतलब क्या हम सिर्फ यही कहेंगे कि पौधों में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या फिर हम एक स्टेप आगे चलकर यह कहेंगे कि जाइलम फ्लोएम बनने के बाद भी तो इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाए हैं जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में उनको एफिशिएंट बनाते गए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ट्रिडोफाइट्स जो थे वो कंडक्टिंग थे, यानी कि उनके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद थे। उससे पहले जो ब्रायोफाइट्स थे वो कंडक्टिंग तो थे लेकिन वो जाइलम फ्लोएम नहीं थे, उनके पास हाइड्राइड्स और लेप्टॉइड्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते थे। तो हमारे पास ट्रिडोफाइट्स से ये मामला शुरू हुआ, लेकिन ट्रिडोफाइट्स के पास वैसे जाइलम फ्लोएम नहीं है जिस तरह के गंदम के पास है या चावल के पास है, या उनके पास आज के फ्लावरिंग प्लांट्स वाले कैरेक्टर्स नहीं है। तो इनके जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनको हेल्प मिल गई कंपेनियन सेल्स की, इनके ट्रैकीड्स को प्रॉपर हेल्प मिल गई वेजल्स की। तो ये बेहतर से बेहतर ही होते जा रहे हैं और इनके अंदर जो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल जीन्स भी मौजूद हैं। डाइवर्सिटी की बात करें तो लेक्चर के आगाज में मैंने आपको बताया कि इनके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा है। अब वो डाइवर्सिटी किस लेवल पर है वो हम देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। इजी आंसर। कहां पाए जाते हैं? दुनिया में हर जगह, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, मेरीन इन्वायरमेंट भी है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट्स में भी है, ग्रासलैंड्स में भी है, अल्पाइंस में भी है, मार्शिस में भी हैं और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स में भी हैं। ये पोल्स पर भी मौजूद हैं, हॉट इन्वायरमेंट्स में, कोल्ड इन्वायरमेंट्स में, हर तरह की कंडीशंस में मौजूद हैं।
दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट वोल्फिया, जिसे आप देखकर कभी भी एक प्लांट भी शायद कंसीडर ना कर पाए, लेकिन वो फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये भी अब आपके पास एंजियोस्पर्म्स में आता है। बड़े बड़े दरख्त आप देखना चाहें यूकलिप्टस जैसे, ये भी एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। और छोटी छोटी हर्ब्स देखना चाहें, ग्रासेस देखना चाहें, तो उसमें वीट एक ग्रास है, मस्टर्ड एक हर्बेशियस प्लांट है, ये भी इसमें आते हैं। पीरिनियल हर्ब्स, बड़ी बड़ी हर्ब्स भी हैं, मतलब ऐसी हर्ब्स जिनका कद काठ ट्री के लेवल का है, लेकिन हर्ब्स हैं, उनके अंदर वुड एग्जिस्ट नहीं करती, तो बनाना इसमें आता है। इसमें क्लाइंबर्स भी हैं लाइक ग्रेप, वाइन। इनके अंदर सकुलेंट प्लांट्स की पूरी एक लिस्ट है, कैक्टस है, यूफोर्बिया है, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इक्वेटिक प्लांट्स, पानी की सतह पर तैरते हुए वाटर लिलीज, एपीफाइट जिस तरह के ऑर्चिड्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि ड्रोसिरा है, इसके अंदर पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, निफेंथिस है। फिर पैरासिटिक प्लांट्स हैं जिसमें कस्क्यूटा है, रफ्लेसिया है। ये मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मैंग्रूव्स हैं जिस तरह का राइजोफोरा है, और हेलोफाइट्स, मतलब एक जमीन है, नमकीन है, उसके अंदर नमक इतना ज्यादा है कि लाइफ के सर्वाइवल के चांसेस कम है, ये वहां भी है। सैलिकोर्निया वहां पर मौजूद है। तो मॉडर्न फाइलोजिनोमिक इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि थाउजेंड्स ऑफ जेनरा जो इसके अंदर मौजूद हैं, वो इसकी एवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोस्ट डाइवर्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स इन किंगडम प्लांटी। इकोलॉजिकल डोमिनेंस की बात करें तो कौन सी इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये मौजूद नहीं है? ये तकरीबन हर जगह है। तो अगर ये हर जगह मौजूद हैं तो क्यों मौजूद हैं? सबसे पहली बात, इनके वेस्कुलर टिश्यूज बहुत एफिशिएंट्स हैं, इनके पास डाइवर्स ग्रोथ फॉर्म्स हैं। ये देखते हैं कि इनकी जो है प्रायोरिटी क्या है। रिप्रोडक्शन प्रायोरिटी है तो लाइफ साइकिल जल्दी से कंप्लीट करके खत्म हो जाएंगे, अगली लाइफ के लिए अगले सीजन का वेट करेंगे। और अगर दरमियानी सी कंडीशंस हैं तो बाइनल जो मोड है वो उनको सूट कर जाएगा। और सम टाइम क्या करते हैं कि ये लंबे लाइफ स्पेन्स के लिए होते हैं, सैकड़ों हजारों सालों के लिए, तो उस सूरत में ये अपनी मेंटेनेंस को फोकस करके चलते हैं। तो लाइफ साइकिल इनके होते हैं रैपिड। पोलिनेशन इफेक्टिव है, इन्होंने हेल्प ली है लाइफ से। एंजियोस्पर्म्स ने खूबसूरत फूल बनाए, ऐसे फूल जो नेक्टर ऑफर करते हैं, जो एरोमा ऑफर करते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं पोलिनेटर्स को, उसमें बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, दूसरे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। फिर इनके पास स्पेशलाइज्ड रिलेशन है एनिमल्स के साथ। अच्छा, पोलिनेशन में सिर्फ लाइफ पर डिपेंडेंस नहीं है, वाटर और एयर वाले फिनोमिना वो भी साथ हैं, ब्लास्ट मैकेनिज्म्स जो हैं वो भी इक्वली वर्क कर रहे हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप्स हैं इनके एनिमल्स के साथ, बड़े एनिमल भी इनको हेल्प आउट करते हैं इनके सीड डिस्पर्सल में, इनके फ्रूट डिस्पर्सल में। फिर इन्होंने अपने स्पोरोफाइट को मजीद एफिशिएंट किया है, गमीटोफाइट को रिड्यूस किया है। एफिशिएंट सीड प्रोविजनिंग, इनकी जो सीड की आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, डिस्पर्सल और फिर सीड डोरमेंसी के जरिए आप कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, उनको पास करने की इनके पास शानदार सलाहियतें हैं। फिर इनकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटीज बहुत बेहतर है। मिसाल के तौर पे आपको सबसे फेमस एग्जांपल देते हैं कि पौधों के अंदर C3 प्रोसेस है, उसके जरिए फोटोसिंथेसिस करें, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पानी की कमी है तो कैम मैकेनिज्म पर चले गए, हाई टेम्परेचर फेस करना पड़ रहा है, C4 मैकेनिज्म पर चले गए। तो इनके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटीज हमें हर लेवल पर देखने को मिलती हैं। सीड डोरमेंसी भी उसी की एक मिसाल है, फोटो पीरियोडिज्म भी उसी की एक मिसाल है। फिर इनके केमिकल डिफेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो ये सरवाइव कर जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जब हमने आगे चल के इनके फ्लावर के स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना है, हमें उसके अंदर मैक्सिमम वैरायटी देखने को मिलेगी। फिर इनके अंदर फ्रीक्वेंट हाइब्रिडाइजेशन होती है, पॉलीप्लाइडी होती है, न्यू स्पीशीज, न्यू जेनरा डेवलप होते चले जाते हैं। और न्यू स्पेसिएशन का जो इनके रेट्स हैं वो इनके बहुत ज्यादा हैं। यही फायदा होता है जब डाइवर्सिटी इस लेवल पर चली जाए कि वो बड़ी तेजी से प्रोलिफरेट करे और न्यू से न्यू स्पीशीज जो है वो देखने को हमें मिलती चली जाए। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमने अभी बेशुमार प्लांट स्पीशीज जो है वो डिस्कवर करनी है, अभी वो डिस्कवर होने वाली बाकी हैं। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। हमने एंजियोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन को डिटेल में देख लिया,
अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले ये दिखते कैसे हैं। अगर हमने अपने किसी स्टूडेंट को, अपने किसी कोलीग को बताना हो कि एंजियोस्पर्म्स कैसे दिखते हैं, तो उनकी प्लांट बॉडी में इनकी जो डोमिनेंट जनरेशन है वो इनकी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है। आप अपने घर से बाहर निकलें, जितने ज्यादा आपको दरख्त दिखाई देते हैं, एक तो जिन पर फूल हैं वो तो कन्फर्म आपके पास एंजियोस्पर्म्स हैं। फिर जिन पर फूल नहीं है, आप गए हैं, सीजन नहीं उनका फूल होगा, उसके बावजूद मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो आपको दिखने को जो मिलेंगे वो होंगे एंजियोस्पर्म्स। लेकिन जो फसलें बाहर खड़ी हैं वो भी मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स की हैं। तो आपको इनकी प्लांट बॉडी में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी, कितनी भी वैरायटी हो, हर्ब्स हो, श्रब्स हो या ट्रीज हो, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है। इनके पास बहुत वेल डेवलप्ड रूट होती है, वेल डेवलप्ड स्टेम, बहुत ही वैरायटी में लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। ये मेन चीजें हैं जो इनके स्पोरोफिटिक बॉडी का हिस्सा होते हैं। तो इनकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, मोर कॉन्स्पिकस है देन गमेटोफिटिक जनरेशन। आपको जो बाहर लगा हुआ दरख्त नजर आ रहा है ना, वो स्पोरोफाइट है। गमेटोफाइट इतना छोटा है कि वो आपको रूटीन में दिखाई नहीं देता। तो कब नजर आना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। हैबिट की बात करते हैं कि ये किस लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। सो मोस्टली इनके अंदर हमें वैरायटी देखने को मिलती है। सबसे पहले ये हर्ब्स हैं, तो ये सॉफ्ट नॉन वुडी होंगी तो हम इन्हें हर्ब कह देंगे, यानी कि वुड की एब्सेंस को ही हम हर्ब के साथ रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल है वीट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पी। श्रब्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है, अगर वुडी है लेकिन हाइट कम है तो हम इनको श्रब कह देंगे। और इसकी एग्जाम्पल होती है रोज, कॉटन, हिबिस्कस। ये सारे हमारे पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कुछ जो है हमारी कमर्शियल कैश क्रॉप्स भी हैं। ट्रीज की बात करें तो बड़े दरख्त हैं, वुडी हैं और वेल डिफाइंड ट्रंक होता है इनके पास, तना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इनका। तो इसकी एग्जांपल मैंगो, नीम, ओक और यूक्लिप्टस है। इसके बाद क्लाइंबर्स, बेलें इनकी काफी सारी हैं। अंगूरों की बेल होती है, मटर की बेल होती है, कद्दू की, ककरबीटा, ये इसकी बेल होती है। फिर सिसस एक प्लांट है, इसकी भी बेल होती है। क्रीपर्स की बात करें तो कुछ बेल नुमा होते हैं, लेकिन अपने ही बोझ की सबब वो किसी स्पॉट पर चढ़ नहीं सकते, तो जमीन के साथ क्रीप करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, पंपकिन और स्ट्रॉबेरी। तो ये जमीन के साथ साथ चलते हैं। एपीफाइट्स की बात करें तो इसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो आपको एपीफाइट्स के तौर पर देखने को मिलेंगे, जिस तरह के ऑर्चिड्स हैं और ब्रोमलियड्स हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो दूसरे ट्रीज के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। फिर एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको पैरासाइट देखने को मिलेंगे, तो उसकी एग्जांपल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा बहुत फेमस है, आप इसे अमर बेल कहते हैं। अमर बेल इस लिहाज से कि ये मरती नहीं है, ये दूसरे दरख्तों पर, पौधों पर ग्रो करती है, उनकी फूड ले लेती है। येलो कलर की ये बेल बहुत कॉमन बेल है और दूसरे पौधों की न्यूट्रिएंट्स जो निचोड़ती रहती है, तो उनको इनडायरेक्टली किल कर देती है। फिर औरो बेनकी, ये कोई प्लांट है, विस्कम प्लांट है, रफलेसिया, ये डिफरेंट प्लांट्स हैं। माइको हेटेरोट्रॉप्स कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीनिश नहीं है, और वो ऑर्गेनिक मैटर के लिए डिपेंड करते हैं फंजाई पर। तो इसकी एग्जांपल है मोनोट्रोपा। ये एक नई टर्म है जो आपको देखने को मिलेगी, माइको हेटेरोट्रॉफ। यानी कि हेटेरोट्रॉफ होने का मतलब ये होता है कि वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं है, तो वो अपने सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहां से लेंगे? फंजाई से। तो इसमें कुछ ऑर्चिड्स की टाइप्स आ जाती हैं और मोनोट्रोपा। लाइफ ड्यूरेशन, एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल, तीन तरह के आपको एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे। एनुअल वो जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन पूरा करते हैं, ये फसलें होती हैं, हम एक सीजन के बाद इन्हें काट देते हैं। एनुअल का मतलब सालाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि गंदुम पूरा साल खड़ी रहेगी, चावल की फसल पूरा साल खड़ी रहेगी, ये एक ग्रोइंग सीजन की प्लांट्स हैं। बाइनियल्स की दो ग्रोइंग सीजन होते हैं, एक सीजन में फूड स्टोर करते हैं, दूसरे में उसको यूज करके ग्रो करते हैं। तो इसमें कैरेट, रेडिश और बीट हैं, यानी कि फूड स्टोर करने वाली रूट्स और स्टेम्स आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। पेरिनियल वो हैं जो 2 साल से ज्यादा या 2 ग्रोइंग सीजन से ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है मैंगो, नीम, रोज और डेट पाम। हैबिटेट की बात करें तो तकरीबन ये हर जगह पर है, लेकिन हम कुछ जनरल सी क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर तो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं मॉडरेट वाटर कंडीशंस में, यानी कि पानी मुनासिब सा मौजूद है, उसको मैनेज करके चलना पड़ता है, उसको अजाया नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि पानी की कोई शदीद कमी हो, तो उनको मीजोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। मीजो का मतलब मॉडरेट होता है,
फाइट का मतलब प्लांट्स होता है। तो इसकी एग्जांपल सनफ्लावर और मैंगो लिखी है। जीरोफिटिक ऐसे प्लांट जो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, उनको पानी की शदीद कमी है। और पंशिया है इसके अंदर, अकेशिया किकर है, फिर नीरियम इसके अंदर मौजूद है। और पंशिया ये छितर थोर हम इसे कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं जीरोफिटिक है। हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट जो वाटर लॉग्ड इन्वायरमेंट में है, नहर में है, झील में है, दरिया में है, या फिर ऐसी जगह पर है, ऐसी जमीन पर है जो वाटर लॉक्ड है। तो इसकी एग्जांपल है हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, निम्फिया और इको हॉर्निया। ये हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हेलोफाइट्स हमारे पास साल्ट प्लांट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल सेलिकोर्निया है, एविसिनिया है और राइजोफोरा है। और एपिफिटिक प्लांट्स जो इसमें ऑर्चिड्स हैं और ब्रोमलियड्स हैं। तो ये हो गए इनके बिल्कुल बेसिक से जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मॉर्फोलॉजिकल हैं, जो कि वेजिटेटिव हैं। अब हम बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो इनके अंदर प्रॉपर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इनका होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक जनरेशन प्योर डिप्लॉयड है जिसे हम स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। एक जनरेशन प्योर हैप्लॉयड है जिसे हम गेमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। गेमेटोफाइट इनका होता है हाईली रिड्यूस्ड और स्पोरोफाइट होता है इनका डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन वो जनरेशन है जो आपको बाहर दिखाई देती है। तो ये वेल डिटेल्ड जनरेशन है। ये डिप्लॉयड भी है, मल्टीसेलुलर भी है, डोमिनेंट भी है, फोटोसिंथेटिक भी है। तो ये इसका आगाज होता है जाइगोट से। जाइगोट कहां पे होता है? जाइगोट बीज के अंदर होता है। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो इज अ पार्ट ऑफ सीड। तो जो जाइगोट है वहां से इनकी लाइफ स्टार्ट होती है और फिर आगे चलते चलते ये पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। आपको प्रॉपर विजिबल प्लांट दिखाई देता है जिसके ऊपर फूल लग जाते हैं, मेच्योर फ्लावरिंग प्लांट बन जाता है। ये सारे का सारा स्पोरोफिटिक प्लांट चल रहा है। फूल उसका स्पोरोफिटिक पार्ट है। फूल के अंदर फिर हमारे पास है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल, वो भी स्पोरोफिटिक पार्ट है। स्टेमन और कार्पल ने स्पोर्स बना दिए, वो इनकी आप कह सकते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज के आखिरी पार्ट्स हैं। स्पोर्स से आगे फिर आगे गेमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है। तो इसको हम हेटेरोट्रॉफी कहते हैं। इनके अंदर ब्रीफली थोड़ा सा टाइम आता है एम्ब्रियोजेनेसिस का और ये हमारे पास कंप्लीट प्लांट जो है डेवलप हो जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक स्पोरोफाइट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डोमिनेंट स्पोरोफाइट रखता है और यही इनका आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलाइज्ड पार्ट है। तो अगर हम एक जर्नल सा लाइफ साइकिल देखना चाहें, बिल्कुल एक जर्नल सा, तो एक दरख्त है या एक पौधा है, एक हर्ब है या शरब है, उसके ऊपर फूल लगने हैं। फूलों के जो सबस से पार्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। फिर इसके ऊपर कलरफुल पेटल्स लगती हैं। ये सेपल्स और पेटल्स का काम जो होता है वो आप कह सकते हैं सेकेंडरी लेवल का होता है कि ये प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। इनका काम उस पर्सपेक्टिव में होता है। उसके अंदर होते हैं स्टेमन्स। ये स्टेमन्स लगे हुए हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये फिलामेंट है, ऊपर एंथर है। ये सेंटर में पोर्शन है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइलरी टिश्यू है तो इसे स्टाइल कहते हैं, और यहां पर ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। ये है इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो इनके लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक प्लांट जो होता है वो कोई दरख्त हो सकता है, हर्ब, शरब या यानी कि ट्री, कोई भी चीज हो सकती है, क्लाइमेट्स वगैरह हो सकते हैं, उस पर लगने फूल। हमने फूलों में रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से दो चीजें डिस्कस करनी है, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन के मैंने आपको दो हिस्से बताए, फिलामेंट, एंथर, और कार्पल के आपको तीन हिस्से बताए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर बनता है ओव्यूल। ये यहां से रिप्रोडक्शन का आगाज होता है। अब होता क्या है कि जो ये फिलामेंट के ऊपर एंथर लगा है, एंथर के अंदर होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन। वो डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो सेंटर में हमारे पास पोर्शन है ओवरी के अंदर, इसके अंदर होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें बनते हैं मेगास्पोर्स। एक से ज्यादा बनेंगे, एक फंक्शनल रह जाएगा या दो फंक्शनल रह जाएंगे, मोस्टली एक फंक्शनल रह जाता है। तो इसके अंदर मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोरेंजिया के अंदर
मेगास्पोर्स ये मियोसिस से बनते हैं और मियोसिस के जरिए ये हमारे पास स्पोर्स बन गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इसी ने उड़ते हुए जर्मिनेट करना है, जहां पर इसने जाकर गिरना है किसी भी स्टिग्मा पर, वहां तक इसने पहुंच जाना है हवा के जरिए, इंसेक्ट्स की मदद से, एनिमल्स की मदद से। हम उसको पोलिनेशन का नाम देंगे। कुछ ये रास्ते में ग्रो कर जाएगा, जर्मिनेट, कुछ वहां पर गिरने के बाद जर्मिनेट करेगा, फौरी अंदर नहीं एंटर होगा। वो जर्मिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं, वो हमने आगे चल के डिटेल में डिस्कस करनी है। लेकिन ये पोलन ट्यूब बनाएगा जिसके जरिए इसके मेल गमीट पहुंच जाएंगे इधर तक, जहां पर मेगास्पोर अपने अंदर फीमेल गमीट बना चुका होगा। अब इसके अंदर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। अब यहां पर एक बात याद रखें, स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोर्स बनने तक थी, लेकिन जब पोलन ग्रेन ने ग्रो करना शुरू किया तो गमीटोफिटिक जनरेशन शुरू हो गई। जब मेगास्पोर ने अपने अंदर फीमेल गमीटोफाइट बना दिया, कुछ सेल्स और साथ एक एग बना दिया, उतनी सी जनरेशन को हम कह देते हैं कि फीमेल गमीटोफाइट। लेकिन ये बात तो याद रखिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये फूल में ही हो रहा है, और फूल दरख्त से गिरा नहीं है। फूल दरख्त पर मौजूद है, किसी भी पौधे पर मौजूद है, और पोलन ग्रेन्स ने वहां पर पहुंचकर उनको फर्टिलाइज किया है। तो गमीटोफिटिक जनरेशन अगर मौजूद है तो उस फूल के अंदर मौजूद है, वो फूल जो स्पोरोफिटिक ट्री के ऊपर लगा हुआ है। तो अब वो जो फूल है उसकी पत्तियां कुछ झड़ जाएंगी, सेपल्स गिर जाएंगी, पेटल्स गिर जाएंगी, मोस्टली पेटल्स गिरती हैं। तो जो फूल का कार्पल वाला पोर्शन है वो नहीं गिरता, वो मौजूद रहता जब तक आप तोड़े नहीं, जब तक कोई आंधी आए नहीं, वो बिला वजह नहीं गिरते। तो उनके अंदर ये जाइगोट जो होता है ये एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। जो ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम होता है वो उसकी आप कह सकते हैं कि कवरिंग बनना शुरू हो जाता है, पूरे का पूरा सीड बनना शुरू हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो पूरी फल बनना शुरू हो जाती है। तो वो फ्रूट तैयार हो जाएगा, सीड तैयार हो जाएगा, और उसके अंदर सीड के अंदर एम्ब्रियो रेडी होगा। तो अब चाहे ये गिर भी जाए बीज कहीं पर, ये गिरेगा, गिर के जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके दोबारा से न्यू प्लांट बना देगा। तो प्लांट का बनना, या फिर आप कह लें सीड से लेकर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स तक, स्पोर आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन है जिसे डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं, और स्पोर्स से लेकर जाइगोट बनने तक जो जनरेशन है उसको हम हैप्लॉयड जनरेशन बोलते हैं, वो गमीटोफिटिक जनरेशन है। तो जाइगोट से आगाज हो जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, जाइगोट से डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स आखिरी स्पोरोफिटिक सेल्स होते हैं। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों हैप्लॉयड है, यहां से गमीटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन से पहले तक आपके पास गमीटोफिटिक जनरेशन चलती रहती है। तो ये एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है हमारे पास स्पोरोफाइट्स का, इसमें हमारे पास सारी की सारी इसकी बेसिक डिटेल्स हैं। अब इससे आगे हम कंप्लीट लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर एक चीज को ज्यादा डिटेल में देखेंगे स्टेप वाइज। वो आप लोग देख सकते हैं हमारे सेकंड लेक्चर में। इसके अलावा अगर आप प्लांट साइंसेज में लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी वे में आपको वीडियो लेक्चर सुनने पड़ेंगे, आपको डिटेल में सारा लिटरेचर स्टडी करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस एमसीक्यू जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो करने पड़ेंगे। हर टॉपिक की इवैल्यूएशन के लिए प्रॉपर टेस्ट देने होंगे, और टेस्ट देने के बाद आप जितनी भी मिस्टेक्स करते हैं उसको आप इंटरनेट से उस तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर सकते, आपने उसको एक प्रॉपर वे में जस्टिफाई करना है। आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होंगी आपने उसको हर टॉपिक के साथ खत्म कर लेना है, ताकि जब पेपर में वो क्वेश्चन आए तो आपको चीजें आती हों। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि टेस्ट में सबसे पहले वो चीज पूछी जाए। तो ये जो मैंने आपको 5 लेयर्स बताई हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन, यही मेथड है जिसके जरिए आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये तैयारी हमारे पास करना चाहें तो हम न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 0333260545। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।